स्वागत है आप सभी का न्यूज 9 के फेसबुक पेज लाइव पर। आज हम मौजूद हैं डेहरी के युवा समाज सेवी सह जन अधिकार पार्टी के नेता समीर कुमार के साथ में। समीर कुमार, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज 9 के फेसबुक पेज पर। धन्यवाद सिंह जी। आज सबसे पहले हम चालू करेंगे सवाल। अभी 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि डेहरी में खास करके न्यूज 9 और न्यूज 9 के पत्रकार का विरोध हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व लगातार सोशल मीडिया पर न्यूज 9 के पत्रकार को बदनाम कर रहे हैं, बिकाऊ व दलाल होने का आरोप लगा रहे हैं। उस पर खास करके बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि जिस तरीके से न्यूज 9 आपकी खबर को प्रकाशित करता है, आप तो जब न्यूज अपना कहीं से आते हैं या कोई कार्य करते हैं, उस न्यूज़ को आप अपने ग्रुप में डालते हैं, उसके बाद सभी मीडिया दिखाती है और न्यूज 9 भी उसको प्रकाशित करता है प्रमुखता के साथ में। लेकिन कुछ दिनों से जब विश्रामपुर की खबर को मैंने प्रकाशित किया, वहाँ की रोड की समस्या को दिखाया, कुछ असामाजिक तत्व लगातार मुझ पे और चैनल को बदनाम करने पर लगे हुए। इस पर क्या कुछ करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आज पुनः न्यूज़ 9 नेटवर्क को धन्यवाद देता हूं कि आज आपने बहुमूल्य समय अपना निकाला है ताकि हम लोग इस पर भी कुछ बातचीत कर सकें। जहां तक मेरा मानना है कि मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसका काम है जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को अपने अंक में प्रकाशित करना, चाहे वो डिजिटली हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो। रही बात बतौर मेरे खबरों को लगातार दिखाने की, जिससे लोगों को लगता है कि न्यूज़ 9 नेटवर्क केवल और केवल समीर कुमार की खबरें दिखाता है और अन्य लोगों की खबरें नहीं दिखाता है, तो बहुत ही बेबुनियाद और तुच्छ बातें कही जाएंगी। जहाँ तक मैंने न्यूज़ 9 नेटवर्क का लिंक देखा है, यूट्यूब चैनल देखा है, आप उस पर तमाम पार्टियों की खबरें लगाते हैं। आप उसमें राजद की भी खबरें लगाते हैं, बीजेपी की भी खबरें लगाते हैं, बीएसपी के भी लगाते हैं। आपको कहीं से कोई खबर मिलता है तो आप उसको अपने अंक में प्रकाशित करते हैं। रही बात, जब से आपने विश्रामपुर गांव की समस्या को उठाया है और तब से लोगों में बेचैनी बढ़ी हुई है, तो बेचैनी तो बढ़ेगी शिव जी, क्योंकि क्षेत्र में काम हुआ नहीं है और काम हुआ नहीं, जनता उसको केवल जानती थी। अब आपके माध्यम से 1,500-2 हज़ार और जनता जान गई। जब से आपने फेसबुक पर डाला, लगभग 1,500 उसके व्यूज हैं, लोगों ने उसको देखा है, तो बेचैनी बढ़ी है। लोग आग बबूला हो उठे हैं, लोगों को चुभ रही है, तो लोग उस पर अनाप शनाप कॉमेंट कर रहे हैं। लगातार विश्रामपुर की स्थिति, वहाँ के रोड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने वहाँ पे कवर किया है। गांव के लोगों ने बताया कि वहाँ पे बहुत ही समस्या होती है, खास करके बरसात के समय में। अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो लगभग 5 किलोमीटर दूर मेन रोड पर ले जाने के लिए लोगों को खाट का उपयोग करना पड़ता है। इस खबर को दिखाने के बाद लोगों ने कहा कि इसे दलाली का खबर है, पैसा देकर वहाँ पे लोगों को खड़ा किया गया था और विश्रामपुर गांव के ही लोग वहाँ पे थे, उसमें पर्याप्त बाइक था सभी का। उसके बावजूद लोगों ने बोला कि पैसा देकर लोगों को खड़ा किया था, गांव के लोगों को। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई खबर को जब अगर प्रकाशित कर रही है तो उसको कहा जा रहा है कि आपने उसको रुपए देके वहाँ खड़े किए और आपने रुपए के माध्यम से लोगों से इस मुद्दे को उठाया। मैं जहाँ तक देखा हूँ, आपकी खबरें प्रकाशित होने के बाद उस पर किए गए कमेंट्स हैं, वो सभी फेक आईडीज हैं। किसी भी आईडी पे ओरिजिनल डीपी नहीं लगी हुई है। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से आईडी बना के अनाप शनाप अनर्गल बातें लिखा जा रहा है। तो सबसे पहले तो यहीं पे साबित होता है कि किसी व्यक्ति के अंदर दम नहीं है तो वो अपनी फोटो लगाकर, अपनी डीपी लगाकर न्यूज़ 9 का विरोध करे। अगर आपने खबर गलत चलाया होता तो फेक आईडी वाले विरोध करते या ओरिजिनल आईडी वाले विरोध करते तो मैं मान सकता था। लेकिन जब से आपने खबर लगाया है तो केवल फेक आईडी वाले उसका विरोध कर रहे हैं, उस पर अनाप शनाप लिख रहे हैं और आपकी छवि खराब कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर उनके पक्ष की आप खबरें लगाते तो आप बहुत अच्छे थे, और आपने अगर विपक्ष की खबरें लगा दी, जो काम उन्होंने नहीं किया, तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है। मैंने देखा था पुतला दहन का कार्यक्रम की खबर आपने लगाया था, स्थानीय विधायक के नेतृत्व में जो कार्यक्रम न्यू दिल्ली मोड़ पे हुआ था बिरकुंवर सिंह चौक के, उस खबर पर तो कोई संज्ञान किसी ने नहीं लिया था। तमाम फेक आईडी वाले और तमाम ओरिजिनल आईडी वाले उसको शेयर कर रहे थे, तमाम बीजेपी के समर्थक उसको शेयर कर रहे थे। क्योंकि खबर आपने बीजेपी के वर्तमान के विधायक के विपक्ष में लगा दी कि उनके नेतृत्व में, उनके कार्यकाल में विश्रामपुर गांव में सड़क नहीं बनी। ऐसी हजारों सड़कें हैं जो नहीं बनी हैं। आप कई सड़कों का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे कई सड़कें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन अभी तो आपने शुरुआत ही किया था तो घमासान शुरू हो गया है, लोग अनाप शनाप कमेंट करना चालू कर दिए हैं। तो इससे बेचैनी साबित होती है कि केवल अभी सिंगल मुद्दा उठाया है तो ये हाल है। जब पूरे सैकड़ों मुद्दे आप उठाएंगे तो क्या क्षेत्र में होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं।
डेहरी में खास करके जो सोशल मीडिया पर फेक आईडी का खेल चल रहा है, लगातार ये खेल बढ़ते ही जा रहा है। और कुछ दिन पहले आपके भी नाम से एक फेक आईडी बनाकर आपको बदनाम किया जा रहा था। फेक आईडी पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, फेक आईडी वैसे दुष्ट व्यक्तियों की मनोवृत्ति जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे नीच स्तर के व्यक्ति जिनके पास कोई काम नहीं, चाटुकारिता, चापलूसी, किसी के तलवे चाटना जैसा निंदनीय काम जिसके पास दिन भर करने की क्षमता है, वो अपनी डीपी ना लगा के, अपना दूसरा नाम लगा के फेक आईडी बनाकर लोगों पर नेगेटिव कमेंट करता है। मैं तो आपके माध्यम से, न्यूज़ 9 के माध्यम से ओपन चैलेंज करता हूं उन फेक आईडी वालों को कि अगर आपके अंदर दम है तो ओरिजिनल फोटो लगा के कमेंट करके दिखाइए। आप ओरिजिनल कमेंट अपनी फोटो से कमेंट करके दिखाइए। मैं कहना चाहता हूं न्यूज़ 9 के माध्यम से कि मैंने अगर गलत काम किया है, आप जमकर मेरा विरोध करिए। मैंने अगर सही काम किया है और आपको लगता है कि आप उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो साइलेंट रहिए। नेगेटिव और फेक आईडी बनाकर लोगों पे प्रतिक्रिया देना ये बहुत ही नीच, निंदनीय और अत्यंत ही घृणित मानसिकता वाले व्यक्तियों का कार्य है। मैंने जहां तक आपके खबर पे देखा है कमेंट्स को, किसी भी सज्जन आदमी ने, किसी भी बुद्धिजीवी व्यक्ति ने जिसकी आईडी ओरिजिनल है, जिस पर फोटो ओरिजिनल लगी हुई है, किसी एक व्यक्ति ने गलत कमेंट आप पे नहीं किया है। आप जो 3-4 आईडियों को मुझको दिखाए हैं अभी, जो लोग लगातार आपके ऊपर लिख रहे हैं, वो सभी फेक आईडी है। अगर वो ओरिजिनल है तो वो लाइव आए, और लाइव आकर आप किसी का हित करें, तब भी आप उनको भी जान पाएंगे, उनको चिन्हित कर पाएंगे, आप उनसे मिल पाएंगे कि भैया चाचा आपको क्या मेरे इस खबर से समस्या है, आप क्यों लगातार गलत खबरों को गलत तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं। समीर कुमार की जहां तक बात आती है, अगर न्यूज़ 9 नेटवर्क अगर केवल खबर लगाता है मेरी लगातार, तो इसका मतलब कि न्यूज़ 9 नेटवर्क बेकार है, बिकाऊ है। समीर की खबरें कौन नहीं लगाता है? हिंदुस्तान अखबार लगाता है, प्रभात खबर लगाता है, दैनिक भास्कर लगाता है, नवबिहार टाइम्स लगाता है, मुरादनगर किसान लगाता है। कौन सी खबर, कौन सी अखबार नहीं लगाता? और अगर कोई नहीं लगाता है तो मैंने कभी किसी भी प्रतिक्रिया देने का काम नहीं किया है। मुझको अपना न्यूज़ 24 भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर करता है, मैग्नेट न्यूज कवर करता है, ईटीवी भारत करता है। अगर कोई खबर ईटीवी भारत अगर मेरा नहीं लगाता, इसका मतलब कि ईटीवी भारत खराब है, और खबर लगाता है तो बहुत अच्छा है। ये कहां की घृणित मानसिकता हो गई? आप लगातार अगर स्थानीय जनप्रतिनिधि की खबरें लगाएं फेसबुक पे और अपने यूट्यूब के अकाउंट पे, अपने यूट्यूब के चैनल पे, तो बहुत अच्छा। और आपने अगर एक खबर लगा दी कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में विश्रामपुर गांव में सड़क की समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, तो आपने कौन सा गलत उस पर आरोप लगा दिया? आपने तो गाली तो नहीं दे दिया था उसमें, आपने जनता की आवाज को उठाया था कि उनके कानों तक आवाज पहुंचे और रोड बन जाए। इसके अलावा तो उसमें आपने कुछ भी नहीं बोला है। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? मैं तो खुद भी जानना चाहता हूं कितनी बेचैनी क्यों है। और बेचैनी है तो ओरिजिनल आईडी से आइए और शिव ओझा को बोलिए। और रही बात मेरे नाम पे फेक आईडी बनाकर शिवजी भाई चलाने की, तो मैं बताना चाहता हूं तमाम फेसबुक से जुड़े सभी साथियों को कि कितना भी कोई बदनाम कर लेगा, उससे हमारा नाम कम होने वाला नहीं है। ना किसी के नाम और ना किसी के काम से मेरी बदनामी होगी। मैं अपने काम से अपना नाम करूंगा और अपने ही गलत काम से अपनी बदनामी भी करूंगा। किसी के चलते कभी किसी व्यक्ति का ना नाम हुआ है ना बदनाम हुआ है। और मैं तो इतना ही जानता हूं कि जिसका जितना नाम हुआ है वो उतना बदनाम हुआ है। आलोचनाओं से मैं घबराता नहीं हूं। 10 नहीं 50 लोग फेसबुक आईडी बना ले, मैं अपना काम कर रहा हूं। मैंने कभी किसी पे गलत कमेंट, टीका टिप्पणी करने का काम नहीं किया है, ना मेरे समर्थक करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, अपना काम सोशल मीडिया पर डालते हैं। क्योंकि वर्तमान में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान में सोशल मीडिया पे फेसबुक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हमने कभी किसी पे आपत्तिजनक बातों का प्रयोग नहीं किया है। मेरी जो लड़ाई है वो वैचारिक है, किसी से आपसी दुश्मनी नहीं है। मैं किसी से आपसी दुश्मनी की बदौलत कोई स्टेटमेंट नहीं देता। मैं वैचारिक बिंदुओं पे बोलता हूं। वैचारिक बिंदुओं पे बोलना हर व्यक्ति का हक है। लेकिन आप फेक आईडी बनाकर किसी को गाली देंगे, किसी को बिकाऊ कहेंगे, और भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें लिखी जा रही हैं आपके भी पक्ष में विपक्ष में। ये मुझको जब से मैंने देखा है मैं काफी दुखित हूं। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द न्यूज़ 9 जितने भी डेहरी में फेक फेसबुक आईडी चल रहे हैं उनका एक खुलासा करने वाला है। और न्यूज़ 9 के माध्यम से अगर आप समीर कुमार से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और डेहरी विधानसभा में जितने भी जन समस्याएं हैं, अगर आपके पास कोई समस्या है आपके गांव से रिलेटेड, तो आप मुझे सूचित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ चुनावी मुद्दे पर।
बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस बार, और अब जन अधिकार पार्टी से जुड़ गए हैं। इस बार डेहरी विधानसभा से चुनाव भी आप लड़ेंगे, उसकी तैयारी भी आप कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है डेहरी विधानसभा में? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पे लगातार हम और हमारे पार्टी के सभी साथी नेतागण पहले पार्टी का विस्तार करने पे फोकस किए हुए हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होता है और चुनाव के दरमियान में कार्यकर्ताओं का बल जब तक से आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा, आप जनता के बीच में अपने स्टेटमेंट को, अपनी चीज़ों को नहीं पहुंचा पाएंगे। एक अकेला समीर कुमार किस किस मोहल्ले में और किस किस गांव में जाके प्रचार करेगा? तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार जन अधिकार पार्टी का जो बल है, जो जनाधार है, उसको बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में हमारे पास तमाम जगहों के लोग जुड़ चुके हैं। हम लोगों ने 2 प्रखंड जो डेहरी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, क्रमशः डेहरी प्रखंड, डेहरी नगर, कोढ़ीगोला प्रखंड पे हम लोगों ने कमेटी का विस्तार किया है, जहां पे हम लोगों ने छोटे भाई तुल्य नीलकमल पांडे जी को डेहरी प्रखंड का अध्यक्ष, डेहरी नगर में हमने अध्यक्ष बनाया है ओम प्रकाश उर्फ बंटी यादव जी को, कोढ़ीगोला में प्रखंड अध्यक्ष बनाया है प्रविंद्र सिंह जी को, और उसके बाद से लगातार कमेटी का पूरा विस्तार हो रहा है। और ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन डिजिटली सोशल मीडिया के जरिए या आम जनों में अपनी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए हम अपने पार्टी की बातों को नहीं पहुंचा रहे हैं। और आज जनता भी इस चीज़ को महसूस कर रही है कि असल में कोई अगर सेवादारी करने वाला कोई अगर दल है तो वो जन अधिकार पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अपने जान को बाजी को लगाकर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं। बिहार में बहुत जगह बाढ़ की समस्या बनी हुई है, तो आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अभी दौरा कर रहे हैं पूरे बिहार का, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई पहली बार दौरा नहीं कर रहे हैं। अगर ये कहता है कि चुनावी साल है और चुनावी मुद्दा है और चुनाव में जनता का लुभाने के लिए, जनता का मत प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का लगातार विजिट चल रहा है, तो कोई नया बात नहीं है। मैं बता दूं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्म ही सेवा के लिए हुआ है। राजेश रंजन और पप्पू यादव, मैं कहना चाहता हूं कि हर विपदा में, हर आपदा में जिसने मदद करने के लिए सबसे किया पहले श्री गणेश है, उसी का नाम पप्पू यादव उर्फ राजेश है। विपदा में जो सबसे पहले खड़ा होता है उस व्यक्ति का नाम है राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। आज के पहले भी आप देख लीजिए, पटना में विकराल समस्या हुई थी बाढ़ के दरमियान में, कई सारे नेता और मंत्री भाग खड़े हुए थे पटना छोड़ के अपना पूरा परिवार लेके। उस बाढ़ में भी आदरणीय पप्पू यादव जी ने जान की बाजी को लगाकर कमर से ऊपर तक के पानी में डूबकर पैदल चलकर लोगों को खाना, पानी और राहत की सामग्री पहुंचाने का काम किया था। ये कोई नया उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। और इस वैश्विक महामारी में भी जितना मदद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है, जितना लगातार वो संघर्ष करके लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में कोई ऐसा नेता इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान की बाजी बुलंद कर रहा होगा। एक भी ऐसा नेता नहीं है। कोरोना वायरस से पूरा देश और बिहार भी लड़ रहा है, और बिहार के बहुत से जगहों से खबरें आ रही हैं कि हॉस्पिटल में अभाव के कारण, ऑक्सीजन अभाव के कारण हो या वहाँ की व्यवस्था के कारण लोगों की मृत्यु हो रही है लगातार, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार की नाकामी का परिणाम हर जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। कमोबेश आप हर जगह पे बिहार सरकार की नाकामी देख पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान में अस्पतालों की लचर व्यवस्था आज आपको देखने को मिल रही है, काश बिहार सरकार अस्पतालों पे संज्ञान 1 साल पूर्व में ले लिया होता। मैं विगत दिनों में आप देखे होंगे कि मैंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था, अनुमंडल अस्पताल डेहरी का, जहाँ पे तमाम चीजें अव्यवस्थित तरीके से पाई गई थी। मैंने उसको संज्ञान में यहाँ के एसडीएम को भी बोला था, डीएम साहब को भी बोला था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। क्योंकि हम लोग अभी भी जनप्रतिनिधि नहीं है, किसी पद पोजीशन पर नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ सकते। अभी आग्रह कर सकते हैं, अगर इसका व्यवस्था का, चीजों की व्यवस्था की जानकारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने शुरू से अच्छी बनाई होती तो आज ये दिक्कत नहीं आती। करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, तो फिर है क्या बिहार सरकार में? बिहार ने अब तक किया क्या है? फिर किस नाम पे इस बार जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे? लोग मर रहे हैं और लोगों को चुनाव की चिंता पड़ी हुई है। लोग अपने जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, लोग को मतदान की चिंता पड़ी हुई है कि कैसे डिजिटली और वर्चुअली चुनाव करा के कैसे सरकार में पुनः स्थापित हो जाए और फिर 5 साल जमकर लूटे। लूट खसोट का काम लगातार जारी है और बिहार सरकार उसी का पर्याय है कि वर्तमान में लोग मरे जा रहे हैं। अगर लूट नहीं हुई होती, सेवादारी हुई होती, तो आज प्रत्येक बिहार का जनता अस्वस्थ होने के बाद स्वस्थ होता, यूं ऑक्सीजन के अभाव में और यूं व्यवस्था के अभाव में मर नहीं रहा होता। डेहरी विधानसभा में इस बार विधानसभा के चुनाव में वह कौन से मुख्य मुद्दे होंगे
जिन पे लोगों से खास करके वोट मांगा जाएगा और लोगों को दिखाया जाएगा कि यह कमियां डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, जिसको पूरा किया जाएगा। कई सारे मुद्दे हैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र में। मैं केवल अभी 1 साल की बात नहीं करते, अगर पूरे 15-16 साल की बात करूंगा तो केवल और केवल जनता का साथ हुआ धोखा है। 10 साल निर्दलीय प्रत्याशी ने इसको बर्बाद किया, इसके पूर्व के प्रत्याशियों ने बर्बाद किया, और 1 साल के वर्तमान के प्रत्याशी इसको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में कौन सा काम हुआ है? 50 साल से रोड ही बन रहा है, जब देखिए तो रोड ही बन रहा है, अभी तक रोड नहीं बना। टिहरी विधानसभा क्षेत्र में अब तक रोड बनने का काम समाप्त नहीं हुआ, जिंदगी भर चलता रहेगा। रोड से ऊपर उठ के भी कुछ होता है कि नहीं होता है? अभी तक रोड ही बन रहा है पूरे टिहरी विधानसभा क्षेत्र में। आप तमाम बिंदुओं पे मैं फोकस करना चाहता हूं एक एक करके। शहर में जाम से जुड़ी समस्या के लिए कभी भी रिंग रोड का निर्माण, कभी भी रिंग रोड के लिए किसी भी प्रतिनिधि ने विधानसभा सदन में हंगामा करने का काम नहीं किया, कभी भी सरकार का ध्यान उस पर आकृष्ट नहीं कराया, कभी मुख्यमंत्री से उसके लिए अलग से फंड निर्गत करने की बात नहीं कही। वेंडर जोन के लिए कभी किसी प्रतिनिधि ने उसके लिए सदन में आवाज खड़ा नहीं किया। वर्तमान में फुटपाथी दुकानदार पूरे बाजार को अतिक्रमण किए हुए हैं, मजबूरी है, अगर वो दुकान नहीं लगाएंगे तो मर जाएंगे भूखों। आखिर वो अपना सामान कहां बेचेंगे? हम भी सामान खरीदने बाजार जाएंगे तो आखिर कहां जाएंगे? हमें मजबूरी में जाना पड़ता है और हम वहां जाकर सामान खरीद कर लाते हैं। पूरे टिहरी बाजार का आप अवलोकन कर लीजिए, तमाम पुरानी पोलें टेलीफोन की हो चाहे वो विद्युत की हो, वो हटाई नहीं गई है। बरसात के दिनों में करंट का फ्लो उसमें हो रहा है, कभी भी करंट प्रवाहित हो सकता है, लोग उसमें मारे जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी चौक चौराहे पे, ग्रामीण के नुक्कड़ों पे कहीं भी कोई लाइट नहीं लगा हुआ है। शाम के 6-7 बजते ही अंधेरे के सागर में गांव डूब जाता है। बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं खुद भी अपना एक प्रतिज्ञा पत्र, संकल्प पत्र तैयार कर रहा हूं कि मैं जब विधानसभा का विधायक टिहरी का चुनकर आऊंगा तो कौन कौन सा काम क्षेत्र में करूंगा, मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर भी बताने के प्रयास कर रहा हूं। और लगातार जो मैंने काम किए हैं मैं उसको जनता के बीच में बताता हूं। जनता का अपार समर्थन और प्रेम हमारे साथ है और लगातार ये कारवां बढ़ता जा रहा है। आप जन अधिकार पार्टी में जब से जुड़े हैं उसके बाद जन अधिकार पार्टी की तरफ से कौन सी आपको जिम्मेवारी टिहरी में दी गई है, खास करके जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको फोकस करने को कहा है? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले तो पार्टी में मुझे शामिल करने के बाद प्रदेश का प्रधान महासचिव मनोनीत किया, जिसके लिए मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन और पप्पू यादव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझको इस काबिल समझा कि प्रदेश के पदाधिकारियों में मेरी मनोनयन की। उसके बाद से मुझको पार्टी का विस्तार करने, चूंकि मैं टिहरी विधानसभा क्षेत्र से उनका प्रतिनिधित्व करूंगा, इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे प्राथमिकता के तौर पर बताई कि 25,000 कार्यकर्ता पूरे 212 टिहरी विधानसभा क्षेत्र में एटलीस्ट हो, बूथ कमेटी का गठन हो, तमाम बुद्धिजीवी लोगों के साथ हमारे जनसंपर्क अभियान चलें, क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग उठाएं और बड़े ही सलीके से, बिना किसी का विरोध करते हुए। आपने देखा होगा मैंने कभी भी किसी भी अभद्रतापूर्ण तरीके से या किसी पे कोई अनाप शनाप टिप्पणी करने से हमेशा खुद को रोका है। मैंने बड़े ही शालीन तरीके से जनता के मुद्दों को अपने सोशल मीडिया के जरिए खड़ा किया है, उठाया है, उसके निराकरण की बात कही है। संबंधित पदाधिकारियों से मैं मिलता हूं, व्यक्तिगत तौर पर उसकी समस्या का निराकरण की आग्रह करता हूं और लगभग समस्याओं का निराकरण करवा लेता हूं। आज तक जितनी समस्याओं पर मैंने काम करना शुरू किया है टिहरी विधानसभा क्षेत्र में, लगभग सारी समस्याओं का निराकरण समीर कुमार करा चुका है। जिन पर नहीं हो पाया है मैं क्षमा चाहता हूं उस जनता से कि मैंने आग्रह की है, लेकिन चूंकि मैं अभी आदेश नहीं दे सकता, आग्रह करने की एक सीमा होती है, एक टाइम लिमिट तक आग्रह कर सकता हूं कि किसी मुद्दे पर अगर काम मैं नहीं कर पाया हूं तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन लगभग 90% काम जितना मैंने जनता का से लिया है वो काम मैं करके दे चुका हूं। जनता आज की तारीख में उस काम का लाभ उठा रही है। जब से आपने टिहरी विधानसभा में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तो अन्य पार्टियों की इतनी बेचैनी क्यों हो रही है कि समीर कुमार इस बार टिहरी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? आखिर ऐसा बात क्या बात है इसमें? देखिए, शिव कुमार ओझा जी, मैं बताना चाहता हूँ 5 साल पहले का चुनाव और इस पर 2020 के चुनाव में थोड़ा अंतर है। 5 साल पहले के चुनाव में लोगों को लगता था कि 2 करोड़ रुपया होगा, फॉर्चूनर गाड़ी होगी, हाथ में ब्रेसलेट होगा, रेवेन का चश्मा होगा, अब 50-60 लोफर्स के साथ आप चलेंगे तो आप विधानसभा का प्रतिनिधि बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने 1 सालों में काम करके इसको बदला है कि आपके पॉकेट में अगर 5,000 रुपया भी है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। जनता को 2 करोड़ रुपए खर्च करने से मतलब नहीं कि आप कितना रुपया चुनाव में खर्च कर दिए। जनता ये देखना चाहती है कि जो सेवक बनने के लिए मेरे पास आ रहा है, जो मत मांगने के लिए आ रहा है, उसके अंदर क्षमता है कि नहीं। तो मैंने सबसे पहले 1 साल में अपने किए गए कार्यों से अपनी क्षमता को
जनता के बीच में प्रस्तुत किया है, ताकि जनता ये जाने कि मैं किन किन क्षमताओं पर खरा उतर सकता हूँ, मैं कैसे काम कर सकता हूँ, और ठीक उसी प्रकार अपने किए गए कार्यों के आधार पर मैं जनता के बीच में इस बार मत मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो जनता मुझको अभी से ही पसंद कर रही है। आप हमारे अगर फ्रेंड्स फॉलोइंग्स देखेंगे फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, पब्लिक ऐप पे, तो हजारों हजार मेरे फॉलोअर्स हैं। वो मेरे नहीं, मेरे किए गए कार्यों के, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार के, मेरे विचारधारा का फैन है। और जब से मैंने पार्टी जिस पार्टी का चयन किया है, जिसका नाम जन अधिकार पार्टी है, जिसके मुखिया आदरणीय पप्पू यादव जी हैं, उनकी काम को देख के और हमारे काम को देखने के बाद बेचैनी तो निश्चित रूप से बढ़नी है। काम किसी ने किया नहीं, विधायक सबको बनना है, जनता के बीच कुछ समस्या उठाने वाला कोई है नहीं, विधायक सबको ही बनना चाहता है। तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, मैं यही जानता हूं। विधायक बनने का सबको इच्छा है, लेकिन जनता के बीच में, जनता के मुद्दों पे आपने कब काम किया, आपने कब जनता के हित में सवाल पूछा, आप कब जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आगे खड़े हुए। वैश्विक महामारी में लॉकडाउन रहे तमाम नेता, शर्म नहीं आती है घूम घूम के चुनाव में वोट मांगने का प्रयास करते हैं। इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जनता भूखे मर रही थी, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। एक लाइव फेसबुक किसी ने के बोला नहीं कि कभी चाहिए चावल दाल तो उसको संपर्क करना। आज लोग बात करते हैं, चुनाव लड़ने की बात करते हैं, तो किस मुंह से चुनाव में जाएंगे और कैसे मत मांगेंगे अपना। आप सोशल मीडिया से भी लगातार जुड़े हुए रहते हैं और लगातार फेसबुक लाइव के माध्यम से भी लोगों से जनसंपर्क में रहते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही आपने पोल खोल फेसबुक लाइव किया था, उसमें डेहरी की जनता को आपने क्या संबोधन में क्या कुछ कहा लोगों से? देखिए, बिहार पोल खोल अभियान के तहत पार्टी के गाइडलाइंस पे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान के प्रतिनिधि वर्तमान की परिस्थिति पे संज्ञान लेने की आदेश थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा। मैंने बड़े ही शालीन तरीके से, बड़े ही गंभीरता के साथ इन 1 सालों में माननीय विधायक जी के किए गए कार्य, वर्तमान की परिस्थिति का क्या स्थिति है डेहरी विधानसभा क्षेत्र की, गरीब की, विद्यार्थी की, शिक्षक की, आम आदमी की, मैंने उन तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की, तमाम मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। चूंकि वर्तमान में खुद माननीय विधायक जी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं, अभी वो कोरोना के संक्रमण में हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। मैंने ईश्वर से प्रार्थना भी की कि प्रभु उनको जल्दी स्वस्थ करें, वो हमारे बीच में आवे और जनता को इस सब चीज़ का उत्तर दें। और हमने बड़े ही शालीन तरीके से, मैंने कभी भी किसी भी अभद्र भाषा का प्रयोग वर्तमान के प्रतिनिधि के लिए कभी नहीं किया है, ना सोशल मीडिया पे किया है, ना कहीं ओपनली किया है और ना ही कभी करूंगा। मैं न्यूज़ 9 के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरी लड़ाई वैचारिक है। मैंने कभी भी किसी के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर सवाल नहीं खड़े किए हैं। 1 साल की स्थिति कैसी है और आपने बतौर प्रतिनिधि होते क्या क्या काम किया है, ये विपक्ष के नाते मेरी दायित्व बनती है पूछना, और मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं आम जनता की आवाज हूं। वर्तमान में अगर डेहरी का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इन सवालों को पूछूं और ये काम क्यों नहीं हुए। तो बड़े ही शालीन तरीके से मैंने अपने सवालों को पूछा है और विधानसभा क्षेत्र की जनता भी जानती है कोई काम 1 सालों में हुआ नहीं है। लगातार लोगों के साथ धोखा पर धोखा होते चला आया है और जनता भी जान चुकी है, जनता ऊब चुकी है। और इस बार डेहरी विधानसभा क्षेत्र निश्चित रूप से बदलाव होगा। और मेरा टैगलाइन है, पंचलाइन है कि डेहरी बचा लो मौका है। वर्तमान के सभी प्रतिनिधियों ने डेहरी को दिया धोखा है, तो डेहरी बचाने के लिए सभी लोग मेरे साथ खड़े हो रहे हैं और निश्चित रूप से इस पर हम लोग डेहरी बचा के दिखाएंगे आपको। तो एक बार पुनः बताना चाहते हैं कि हमारे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं जाप नेता समीर कुमार। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं इनसे तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वर्तमान में डेहरी की समस्या है टाउन हॉल की स्थिति जर्जर हो चुकी है, जहाँ पे अनुमंडल प्रशासन का भी कार्यक्रम होता है और तमाम पार्टियों का भी कार्यक्रम होता था, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो है पशु पक्षी बैठते हैं वहाँ पे, और जो असामाजिक तत्व हैं वहाँ बैठ के ताश खेलते हैं और वहाँ पे बहुत सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री का नारा है कि स्वच्छ भारत हो, लेकिन गंदगी का अंबार है वहाँ पे, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, टाउन हॉल का जो आपने नाम लिया, मैं चाहता हूँ उसमें थोड़ा आप सुधार कर लें। उस बिल्डिंग का नाम अब्दुल कयूम अंसारी नगर भवन है। माननीय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, डेहरी विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किए हुए स्वतंत्रता सेनानी परम आदरणीय मरहूम अब्दुल कयूम अंसारी जी के नाम पे उस भवन का निर्माण पूर्व के पथ निर्माण के मंत्री, तत्कालीन डेहरी विधानसभा के विधायक माननीय इलियास हुसैन जी ने अपने कार्यकाल में करवाया था। उस समय लाखों की लागत से बना वो नगर भवन जब बनकर तैयार हुआ था, मुझको याद है 2003 में उसका उद्घाटन हुआ था। आज से 17 साल पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ था।
तब से वो डेहरी विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसा केंद्र माना जाता था कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में अब किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए खेल मैदान को तलाशने की जरूरत नहीं है। उस हॉल की इतनी कैपेसिटी है कि हजारों की संख्या में लोग वहां बैठ सकते हैं। हॉल के बाहर इतना स्पेस है कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां वहां पार्क हो सकती हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था माननीय पूर्व मंत्री इलियास हुसैन जी के नेतृत्व में दी गई, लेकिन केवल किसी चीज को बना देना और जनता को समर्पित कर देना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं होती है। जब से वो बिल्डिंग बना, केवल उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया गया, उसके रख रखाव पे कभी 1 रुपए खर्च नहीं किए, कभी उसका रंगरोधन नहीं हुआ। 17 सालों में एक बार भी रंगरोधन उस बिल्डिंग का नहीं हुआ है। उतनी सरकार के पैसे को खर्च करने के बाद उस नगर भवन की सुरक्षा के लिए एक होमगार्ड का जवान भी वर्तमान के प्रतिनिधि ने या पूर्व के प्रतिनिधि ने देने का काम नहीं किया। कभी सदन में आवाज बुलंद नहीं की कि उस नगर भवन को नगर परिषद के साथ जोड़ दिया जाए ताकि नगर परिषद के नेतृत्व में उसका सर सफाई होता रहे। वो जिस वार्ड में आता है वहां के वार्ड पार्षद ने भी कभी अपने 4 स्वीपर के साथ उसको साफ करने का काम नहीं किया। केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी और नेताओं के आगमन पर उसकी साफ सफाई लोग अपने पैसों से करवाते हैं और फिर इस्तेमाल करके उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अपना तो है ही नहीं, अपना पैसा तो लगा नहीं है। अपना अगर आधा कट्ठा में भी घर है तो लोग दिन भर उसको जीभ से चाट रहे हैं कि चमकता रहे। सरकार का पैसा, जनता का पैसा खर्च हो रहा है, बिल्डिंग ध्वस्त हो रही है, ध्वस्त हो जाए किसी को कोई मतलब नहीं है। नगर भवन की दुर्दशा को मैं कई दिनों से देख रहा हूं और मेरे संकल्प पत्र में भी है कि नगर भवन मेरे विधायक बनने के बाद पटना का बापू सभागार से भी बेहतर बनकर दिखाऊंगा। मैं मात्र 6 महीने के भीतर मैं वादा करता हूं न्यूज़ 9 के माध्यम से कि अब्दुल कयूम अंसारी जी के नाम पर बना डेहरी का टाउन हॉल पटना के बापू सभागार से 2 गुना बेहतर बन के दिखाऊंगा। मैं इतना उसको सुंदर बनाऊंगा अपने विधायक फंड से फंड निर्गत करके, और वर्तमान की सरकार जो हमारी आएगी, आने वाले सरकार, उसका उस पर ध्यान आकृष्ट करा के कि नगर भवन जीता जागता रोहतास जिले का उदाहरण होगा, जहां पर कि कोई भी कार्यक्रम करने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे। क्योंकि जितना बड़ा स्पेस डेहरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पर बने नगर भवन की है, उतना बड़ा स्पेस रोहतास जिला में किसी नगर भवन की नहीं है, जहां पे आप उतने हजार की संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित करके भरी बारिश में भी आप कार्यक्रम कर सकें। जिस प्रकार दुर्दशा हुई है मैदानों की, पड़ाव मैदान देख लीजिए, चित्रगुप्त मैदान देख लीजिए, जनता के पास एक और एक ऑप्शन नगर भवन केवल दिखता था अब्दुल कयूम अंसारी के नाम पर बना हुआ, लेकिन उसके रख रखाव पे कभी भी किसी प्रतिनिधि ने संज्ञान तक लेने का काम नहीं किया, जिसका देन है कि नगर भवन महक रहा है। पूरे बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है और आर्थिक रूप से जो शिक्षक कमजोर थे उनके लिए भी आपने कुछ आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने बताया था कुछ, इस पर कुछ बताएं। देखिए, जब से लॉकडाउन लगा है सबकी स्थिति खराब हुई है। छोटा ठेला वाला व्यापारी हो या कोई बड़ा दुकानदार हो या कोई मॉल का मालिक हो, सबकी स्थिति खराब है। लेकिन उसमें कोई व्यक्ति सक्षम रहा तो 3-4 महीने लॉकडाउन हुआ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस व्यक्ति की प्रत्येक महीने की आय पे ही घर टिका हुआ था, वो व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्तमान का शिक्षक ट्यूशन पढ़ाकर जी सकता है, लेकिन किसी के यहाँ भीख नहीं मांग सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति भूखों मर जाएगा, लेकिन कभी किसी के यहाँ भीख नहीं मांगेगा। शिक्षक तो परेशान हुए ही, साथ ही साथ नॉन टीचिंग एम्प्लॉय जो स्कूल में काम करते थे, जो बेल बजाने का काम करते थे, पानी पिलाने का काम करते थे, फी काटने का काम करते थे, गेट पे वॉचमैन करने का काम करते थे, उस तरह के तबके ज़्यादा परेशान हुए हैं। मैंने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन अयूब खान जी और द डीपीएस स्कूल के जो चेयरमैन हैं और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के भी मेंबर हैं अखिलेश सिंह जी, और डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अपने ये आयुष मेमोरियल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर दीपक सिंह यादव जी से भी संपर्क साधा है, ताकि मुझको कुछ प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की सूची मिल सके जो वाकई आर्थिक रूप से कमजोर है। क्योंकि मैं अपनी यथाशक्ति के हिसाब से लोगों की मदद करता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा व्यापारी, कोई बहुत बड़ा बिल्डर, कोई बहुत बड़ा माफिया नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है मैं उतने सामर्थ्य के हिसाब से 1 किलो चावल भी अगर मैं पहुंचा पाया किसी शिक्षक के यहाँ, तो मैं अपना सबसे बड़ा धर्म मानूंगा अपने जिंदगी का। मैंने किसी शिक्षक को 1 किलो चावल मुहैया कराया, जिस शिक्षक ने चावल खाने के योग्य मुझे बनाया था। अगर शिक्षक ने मुझे ज्ञान नहीं दिया होता तो आज मैं न्यूज़ 9 के सामने ऐसे बोल नहीं पाता। ये मुझको ज्ञान प्राप्त कराए शिक्षकों की देन है
कि आज मैं 4 लाइनें आपके समक्ष बोल पा रहा हूँ और बुलंदी के साथ बोल पा रहा हूँ। तो मेरे जिंदा रहते हुए कोई भी सरकारी या प्राइवेट शिक्षक या नॉन टीचिंग एम्प्लॉय भूखे नहीं मर सकता है। मैंने अपने नंबर, अपने सहयोगियों के नंबर जारी रखे हैं। हमारे कमेटी के भी जितने भी सदस्य हैं पार्टी के, आदरणीय बड़े भाई सैफुल हक जी हैं, वेद कल्याण फाउंडेशन के सचिव भी हैं, पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं जन अधिकार पार्टी के, कुंदन खान जी हैं प्रदेश के महासचिव हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे जन अधिकार पार्टी में। इन दोनों ने लगातार लोगों की मदद की है लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है। और जब से जन अधिकार पार्टी का मैंने विस्तार किया है डेहरी विधानसभा क्षेत्र में, कोढ़ी गोला में हमारे जिला के उपाध्यक्ष मयंक रंजन और सोनू सिंह जी, वहाँ कोढ़ी गोला के प्रखंड अध्यक्ष परमेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में प्रत्येक दिन गरीबों की मदद जारी है। ओपन लोगों ने कर रखा है कि जिस गरीब को राहत सामग्री की आवश्यकता हो वो कोढ़ी गोला प्रखंड में मयंक सिंह के साथ या परमेंद्र सिंह के साथ संपर्क करे या मुझे संपर्क करे, उनके घर तक राहत सामग्री और खाद्य सामग्री हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। डेहरी विधानसभा से आपने जन अधिकार पार्टी जब से ज्वाइन किया, रोहतास जिले, पूरे रोहतास जिले में जन अधिकार पार्टी में जैसे जान सी आ गई है और लगातार इसमें सदस्यता लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी पार्टी में अगर मेहनती कार्यकर्ता हों तो निश्चित पार्टी में जान आ सकती है। बड़ी पार्टी के आप कार्यकर्ता हों और आप काम नहीं करते हो और केवल आपके नेता काम करते हो तो कोई पार्टी सफल नहीं हो सकती। परिवार का जब तक से प्रत्येक सदस्य अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं होगा उस परिवार का विस्तार नहीं हो सकता। आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव के काम को देखने के बाद मैंने जिस दिन पार्टी ज्वाइन की थी, मैंने ठान लिया था मैं डेहरी विधानसभा क्षेत्र में पार्टी को नई गति देने का काम करूंगा। और लगातार 23 जून के बाद से लगातार हम और हमारे पूरे साथी मिलकर पूरे रोहतास जिले में पार्टी का गठन कर रहे हैं। आज स्थिति है कि हमारे पास 25,000 से अधिक कार्यकर्ता है। मैं बताना चाहता हूं न्यूज नेटवर्क के माध्यम से सभी लोगों को कि इन 1 महीनों के भीतर पूरे रोहतास जिले में 25,000 से अधिक संख्या हम लोगों ने खड़ी कर दी है और ये निरंतर जारी है। मुझको लगता है कि चुनाव आने से पहले लाखों में कार्यकर्ता पूरे रोहतास जिले में होंगे और निश्चित रूप से सभी सीटों पर पार्टी इसमें चुनाव लड़ेगी और हम लोग सफल भी होंगे। आप अभी देखते जाइए, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे होता है क्या देखते जाइए। अभी आप एक युवा नेता हैं और खास करके डेहरी के युवाओं के लिए आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? एक युवा नेता होने के साथ साथ एक युवा साथी, क्योंकि मैं अपने युवाओं का भाई हूँ, जो हमसे बड़े हैं उम्र में उनका मैं छोटा भाई हूँ और जो मुझसे छोटे हैं मैं उनका बड़ा भाई हूँ। मैं सभी युवाओं को एक यही संदेश देना चाहता हूँ कि देश का युवा अगर ठान ले तो किसी भी चीज को बदल सकता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि इस बार डेहरी को बचाने का एक सुनहरा अवसर है, शानदार मौका है। हम सभी युवा एक साथ मिलकर आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए संग संग कदम मिलाकर चलेंगे और निश्चित रूप से पूरे बिहार में सबसे सशक्त और सबसे सेवादारी करने वाले पार्टी जन अधिकार पार्टी से लोगों को जोड़कर इस बार डेहरी को बचाने का काम करेंगे और 5 सालों के भीतर नया डेहरी बनाकर दिखाएंगे जो कि बिहार के मानचित्र पे एक अलग छवि दिखाने का काम करेगी। लोग तारीफ करेंगे, लोग सीखेंगे डेहरी विधानसभा क्षेत्र से कि काम कुछ ऐसे भी किया जा सकता है। लॉकडाउन पूरे बिहार में है और कोरोना वायरस लगातार डेहरी में भी बढ़ते जा रहा है। जगह जगह से मामले आ रहे हैं कोरोना वायरस के, लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बाहर निकल रहे हैं, डर नहीं रहे हैं डेहरी में। वैसे लोगों से और प्रशासन से खास करके क्या आग्रह करना चाहेंगे कोरोना वायरस को देखते हुए पूरे डेहरी में? देखिए, वर्तमान की स्थिति में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए जो लोग सतर्क नहीं है, सजग नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़कर न्यूज़ 9 के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार की मौत के आंकड़े लगातार बिहार में देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार बिहार सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग की जो हालात है, अस्पतालों की जो हालात है, कम से कम उसको देखने के बाद डरिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल करिए, कम से कम स्थानों पर जाने का प्रयास करिए, भीड़ भाड़ के एरिया से बचिए। अगर कहीं जाते हैं सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग करिए। चूँकि मैं अभी न्यूज़ 9 को लाइव संबोधित कर रहा हूँ इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। मैं माफ़ी चाहूँगा कोई अगर उसको देख के कमेंट कर रहे होंगे तो बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है मास्क पहनने के बाद, लेकिन मैं चूँकि सोशल डिस्टेंस बना के रखा हूँ, भाई शिव जी मास्क पहने भी हैं और यहाँ कोई और स्थानीय आदमी नहीं बैठा है, तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें। प्रशासन जान की बाजी को लगाकर आपकी सुरक्षा में तैनात है। जान की बाजी को लगाकर सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, गैस वेंडर, सफाई कर्मी आपकी सुरक्षा में तैनात है। आप तमाम चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, प्रशासन की मदद करें और कुछ दिन की बात है, फिर अच्छे दिन आएंगे, हम सभी फिर यूं ही घूम पाएंगे
और निश्चित रूप से नई राह होगी, लेकिन सबको बीच बचाव करके चलना है और सभी युवा साथी इस पर साझा ध्यान दें। कोई जरूरी नहीं कि आप किसी पद पे हो तभी किसी को टोके। जिसके इरादे बुलंद होते हैं वो बिना पद भी बहुत जबरदस्त और मजबूत होते हैं। तो आप एक युवा होने के नाते आप कई लोगों को बताएं भी, मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करें, अपने हाथों को बार बार धोएं और भीड़ भाड़ के एरिया में जाने से बचें। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, जाना पड़ता है, मजबूरी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी जान की बाजी उड़ाकर मदद कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि हम हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं तो अपना चलने वाला नहीं है। अगर जनता की सेवा करने के दरमियान में अगर कोई व्यक्ति कोरोना काल में या किसी काल में अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो शहीद माना जाएगा, वो शहीद है। जनता के हित में लड़ने वाला व्यक्ति अमर होता है, और व्यक्ति जब जनता के लिए समर्पित हो जाता है फिर वो व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो विचार हो जाता है, फिर वो विचारधारा हो जाती है, और विचारधारा कभी मरती नहीं है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहें, सजग रहें। हम सभी आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जिसका नाथ भोलेनाथ हुआ, नाथ कैसे हुई। फेसबुक पेज में लाइव आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए समीर कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार ओझा जी। हम एक बार पुनः